अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? ठीक सब ठाक आप? खैरियत से हैं? जी मेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह। है मूसा। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह साथ सर, आप मुदस्सिर बताएं। है। जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और सबका क्विज ठीक हुआ था? यस सर। क्विज तो बहुत आसान था वैसे। क्विज आसान था या मुश्किल था? आसान था। सर आसान था इजी ना? था क्विज तो। क्विज हुआ कब था? अच्छा, ये क्विज हुआ कब है? ओ हो, ये कौन महापुरुष है? कौन पूछ रहा है ये क्विज कब हुआ है? तो चैप्टर शुरू करना है आज हमने। जी, क्या कह रहे हैं बेटा? आज अगला ये चैप्टर चैप्टर शुरू सर। करना है तो कि वही चैप्टर वाला शुरू चैप्टर करना है। करना है? जी, अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा। आज हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, वो हमने तीन चीज़ें देखनी है। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर आपको चैप्टर की चीज़ें बताऊंगा कि ये चैप्टर हम कर क्यों रहे हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग इसकी बताएंगे। और उसके बाद हम जो है वो जो तीन चीज़ें हैं वो हम सीख लेंगे। प्लस ये कि उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो फिर आपने सॉल्व करना शुरू करने हैं। अब आपकी अकाउंटिंग सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। सर बात सुने। जी बेटा। सर आपने जो है अब ये हमारे 3 चैप्टर्स आएंगे उसमें जी, मिड में मिड्स आपके में तीन अगर हमारे चैप्टर्स होते आएंगे। हैं। जी जी, आपके ठीक तीन है। चैप्टर्स आएंगे। और और सर अगर मिड नहीं होता तो फिर क्या सीन होगा? मिड नहीं होता तो क्या सीन होगा? मिड अगर नहीं होगा तो फिर फाइनल टर्म होगी। और ऑब्वियसली फिर यस सर। मिड के अंदर से भी कुछ आएगा और फिर फाइनल के अंदर से भी कुछ आएगा। लेट्स सी कि क्या बनता है, क्या नहीं बनता। सर लेट्स सी। सिर्फ अभी फिलहाल तक तो ये 3 चैप्टर्स है ना, ये जो अभी आप एक करवाने लगे हैं और जी, पहले मैं 2 एक एक चैप्टर्स करवाने लगा वो है हूँ ना। ये। चलिए। जी जी, बिल्कुल ओके ऐसे ही सर। है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर सर बाय वैसे जो चांस अगर हमारे मिड मिड टर्म हैं वो ऑनलाइन होंगे या कैंपस में, आपको क्या लगता है? बेटा अभी तो देखिए यूसीपी तो बंद हो गया है ये पूरा 30 तारीख तक। सर अभी तो जाहिर सी ठीक लेक्चर बात हो है, रही है नहीं। पूरा ऑनलाइन हुआ है। है जी। सही है। यूएमटी भी 30 तारीख तक बंद हो गया। हाँ, तो 30 तारीख तक तो बंद है। यार 30 तारीख क्या ये मतलब? सब। हाँ तो जी। फिर सर जी इसके बाद ही खुलेंगे अब। आज लेट्स सी है यार ना कि सर की क्या तो 30 सुन के लो। बाद, 30 के बाद ही खुलेंगे। तो अभी देखिए हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ये वीक और अगला वीक तो है आपका ना मिड में। तो 2 वीक्स है हमारे पास। तो लेट्स सी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। अभी तक तो हमें कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, यानी कि ऑन कैंपस होगा। तो अगर ऑन कैंपस होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऑनलाइन भी होता है तो आप लोगों के लिए बहुत वो अच्छा है, भी आ हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ऑनलाइन ही होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह नहीं ना सर करे। जी, आप टेंशन ना ले, सर कोई किसी को नहीं सेंड करता है। चुके हाथ में। जी बेटा। यूएमटी ने बस सेल्फिश बना दिया हुआ है सबको। अच्छा बेटा आगे आने वाला वक्त में सेल्फिश होना पड़ता है, लेकिन अब क्या कह हाँ, सकते हैं आप। इंसानियत भूलनी पड़ती है। जी, नंबर अब देख लेना, ये ना हो कि सारों के नंबर एक जैसे हैं। तो पिछले सेमेस्टर में एक दो स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फाइनल पेपर हल किया लेकिन एक एक सवाल अटैच करना भूल गए। ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स शहजादे निकले हैं। तो बात यह है कि लोगों को सारा पेपर कराते रहते हैं, जब अपना टाइम आता है तो फिर मसला पड़ जाता है। फिर वो मिलते से माजद पे आगे, सर ये हमारे से गलती हो गई, सर हमें माफ़ कर दें। तो ऑब्वियसली फिर जब मार्किंग होती है तो फिर ये थोड़ी देखा जाता है कि किसका पेपर है, ये सिर्फ पेपर देखा जाता है कि सर पेपर। वैसे सर मेरी बात सुने। जी बेटा। मुझे नहीं लगता कि आप हमारा पेपर मुश्किल बनाएंगे, क्योंकि अभी भी जैसे आपने हमारा पेपर बनाया था, आपने हमें फुल ऑन हर तरह के क्वेश्चंस कराए थे। दिया आपने सिंपल से थे। दिए तो मैंने सिंपल से थे आपको, क्योंकि आपकी जी प्रैक्टिस सर। अच्छी हो गई ना बेटा। बात ये है कि हम्म। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो मुश्किल सवाल भी आपको आसान लगेंगे। यस सर। ठीक है। लेकिन बात ये है ना कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं ना की तो अभी मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने चीटिंग भी की होगी। उन्होंने सोल्यूशन किसी से लेके किया होगा क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं लगी कि क्या किया क्या नहीं किया। यस तो सर। ऐसे ही ऑटोमेटिक है। बात है सर जी।
ऑटोमेटिकली देखें जिसने तो पढ़ लिया उसके लिए तो आसान हो गया। अब देखें एक एफर्ट मैं कर सकता हूँ और वो एफर्ट ये है कि मैं आपको अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों के जवाब दे दूँ, आपको 100% अपनी कोशिश करूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझाऊं और आपके दिलों में मेरी की बात जो है वो किसी तरीके से उतर जाए। तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स के लिंक्स भी दे दिए हैं आपको, और ऑब्वियसली क्लास के बाद भी लिंक आपको हमेशा फॉरवर्ड होता है कि लेक्चर अपलोड सर हो मेरी गया है, बात उसको आप सुनिए। देख सकते हैं। जी बेटा। सर एक आपको मैं सजेशन दूं, जी मुझे बेटा। लाइक अब आप ये चैप्टर पढ़ाने लगे हैं ना, तो जी आप ये चैप्टर इस तरह से पढ़ाएं कि टाइम जैसे आपने हमें पढ़ाया है ना, आप इसके साथ हमें एक क्वेश्चन भी करा लें उसी दिन ही ना, तो इस तरह नहीं, से चीजें ये इसी ज्यादा तरह ही क्लियर हो करना जाएंगी। है, इसी तरीके से मैंने करना है अब, क्योंकि मैंने क्योंकि पहले सर वो तो फिर जब गैप आ जाता है बीच में तो सारी चीजें हमें लाइक भूल जाती हैं, ठीक है? हाँ, तो नहीं सही कह रही हैं इस आप, तरह बिल्कुल से। ठीक कह रही हैं। मैंने आज इसी तरह ही करना है, आज आपको जी साथ ही सवाल करवा देने हैं और ठीक क्वेश्चन हो भी गया सर। साथ ही दे देने हैं, ताकि हमारी जो है ना आज के आज में प्रैक्टिस शुरू हो जाए। आज ही ओके सर इंशाल्लाह ठीक हो गया। हो जाएगा। मैंने ये करवाना ही इस तरीके से है, अब आगे भी और हम सर जी असाइनमेंट ना अभी दे देना आप। सर जी आप पढ़ाना शुरू करें, बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये असाइनमेंट का क्या। बेटा मैंने पढ़ाना स्टार्ट करना है, लेकिन आई वांट कि आपके थोड़े से और जो स्टूडेंट रह जाते हैं वो भी आ जाएं। तो ये 2:10 सर में आप मैंने क्विज का पहला फहद सवाल यू करवा आर देना। ब्रिलियंट। रहमान, मक्खन लगाना बंद कर दो रहमान। ब्रिलियंट। सर जी इसकी मक्खन की दुकान है नहीं इसलिए सर मैं सही कह रहा हूँ। लगाता है, अस्तगफुरुल्लाह, ये पता नहीं क्या गंदे गंदे बच्चे हैं सर। अच्छा 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 जी अच्छा। मैं ही तो शरीफ बच्चा हूँ, बाकी है कौन है। उफ। और वो जिस ये दिन वाह, शरीफ हो गए ना पूरी ठीक दुनिया अच्छा शरीफ हो है। जाएगी। अच्छा चलो बेटा, आपस में कमेंट्स नहीं करने एक दूसरे के साथ, तो ये हम सर जो देख आपने लेते क्विज हैं। दिया था उसका पहला सवाल अगर आपको आप करवा देना और समझ नहीं आई थी। क्या कह रहे हैं बेटा? मुनीब क्या कह रहे हैं आप? जो आपने क्विज दिया था उसका पहला सवाल समझ नहीं आया तो कितना करना था, अगर वो करवा दे। बेटा आज तो नहीं मैं करवा सकता आपको, आप अपने किसी स्टूडेंट दोस्त से समझें कि वो सवाल क्या था। नहीं मेरे से समझ नहीं। ठीक है ना? सेकंड थर्ड तो हमें समझ तो आ गया था, वो तो मेरा क्या था। अच्छा, जब वो सेकंड वन आ गया था तो फर्स्ट वन तो बहुत ही आसान था। ठीक है उसका मेथड मुझे पता नहीं चला उनको कितना करना था। बेटा, आप किसी से सोल्यूशन ले लें, वो आपको समझा देगा। अब क्लास फेलोज एक दूसरे की हेल्प किया करें बेटा। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, आज मैं पुराना चैप्टर नहीं लेके चल सकता। मुनीब आपके पास 4-5 दिन थे, आपने मुझे व्हाट्सएप पे क्यों नहीं पूछा मेरे से? मैं लगा था आप क्लास तो की क्लास में बात कर लेंगे। नहीं नहीं, क्लास में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वो किस लिए दिया हुआ है कि अगर प्रॉब्लम हो तो उस टाइम में पूछ लें आप। अब आप अकेले की खातिर मैं पूरी क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना बेटा, ये तो इस चीज को तो देखो। ओके सर ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। मेरी मर्जी तो ये है कि आप मुझसे, अगर आपको नहीं समझ आई थी आप मुझसे पहले पूछ लेते। अब मुझसे आपने क्लास के बाद पूछ लेना आप व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है ओके सर मुनीब? ठीक है। क्लास के ठीक अंदर है नहीं मैं सर। आपको करूंगा, क्योंकि क्लास का टाइम वेस्ट होता है इस तरह। आपको कुछ समझना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो बेटा, ठीक है? ओके ठीक है सर। और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले पूछा करें जो भी प्रॉब्लम हो। कोई चीज रह जाए ठीक तो है। नेक्स्ट क्लास में पूछें, ऐसे ना किया करो बेटा। टाइमली काम ओके करोगे तो हम चलेंगे बेहतरीन तरीके से आगे। टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। ये मेरा बड़ा बहुत अच्छा बेटा है मुनीब जो है, और ये यस अच्छी सर, बात है वही इसने लव यू सवाल सर, किए हैं, सारे ही लेकिन आपके बेटे हैं। बेटा आप भी बेटे ही हैं सर हम और भी तो अच्छे हैं। सब अच्छे सर हम भी हैं, तो सब अच्छे अच्छे हैं। हैं, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सब। और अब जो है ना मुनीब, मुझसे सवाल कर लेना बाद में, ठीक है? मैं आपको जवाब दूंगा इसका। चलें जी, ठीक है सर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 8 है ये। ये थोड़ा सा इसका जो फोकस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको, ये फोकस अगर आपको समझ आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है जी फ्रॉड, इंटरनल कंट्रोल एंड कैश। अच्छा, एक कंपनी के अंदर फ्रॉड किस तरीके से हो सकता है और क्या क्या चीजें हैं जिसके अंदर फ्रॉड हो सकता है? सपोज इन्वेंट्री चोरी हो सकती है, या तो फिर इन्वेंट्री के अंदर हेर फेर हो सकती है, तो वो फ्रॉड होगा, क्योंकि फायदा हो जाता है ना, इन्वेंट्री हार्ड कैश है, उसको सेल करेंगे कैश आ जाएगा। दूसरी चीज ये होती है कि आप कैश के रद्दोबदल कर दें,
और कैश का रद्दोबदल करना जो है ऑब्वियसली हार्ड कैश है, कैश इधर उधर हो जाएगा तो उसके अंदर ज्यादा आसानी से आप ट्रांसफर कर सकते हैं कैश को, क्योंकि सिर्फ फिगर्स चेंज करने से ही सारा मामला सेट हो सकता है। और इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल वो सिस्टम है, वो तरीकाकार है जिसके जरिए आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंट्रोल में रखते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। इंटरनल कंट्रोल ऐसा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं और जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर डिविजन्स हैं या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपने किस तरीके से हैंडल करना है और कंट्रोल करना है कि कोई उल्टा सीधा वो काम ना कर सके और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ सबकी तवज्जो हो और ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव हो सके। इंटरनल कंट्रोल, सपोज एक एचआर का डिपार्टमेंट है, उसका इंटरनल कंट्रोल क्या होगा कि वो एम्प्लॉयज टाइम पे आए, टाइम पे जाएं, बेहतरीन एम्प्लॉयज हायर हुए हों और उनकी सैलरीज, वेजेस तमाम की तमाम बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो, किसी को कोई एक्स्ट्रा पे ना मिले, किसी को कोई जो है वो लेवरेज ना मिले, जो जिसके जितने पैसे बनते हैं उसको उतने मिले। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल एचआर के ऊपर ये होता है। कैश के ऊपर क्या है? जिसको पेमेंट करनी है, जितनी पेमेंट करनी है उतनी ही जाए, जिससे पेमेंट लेनी है जितनी पेमेंट लेनी है उतनी ही आए, और कोई एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो कैश का किसी अप्रूवल के बगैर जो है वो ना किया जाए। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की होती है और हायरार्की के अंदर अप्रूवल चलती है, और जब अप्रूवल्स नहीं होंगी तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं। अच्छा जी, ये बहुत अरसे पहले की बात है जी, सर्बायन्स-ऑक्सले जो है वो एक एक्ट आया था 2000s के अंदर, ये 1990s और 2000 के अंदर की बात है ये। तो तब इसके अंदर जो है सर्बायन्स-ऑक्सले एक्ट के जरिए जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी कि जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं और सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए थोड़ी सी गाइडलाइन दी गई थी और कहा गया था कि आप लोगों ने ये अपने सिस्टम जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करवाने हैं। इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल के अंदर क्या है जी, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारे इस कंट्रोल इन्वायरमेंट में आते हैं। उस सिस्टम के अंदर या डिफरेंट डिपार्टमेंट के सिस्टम्स के अंदर कहाँ कहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, जहाँ पे आप के एम्प्लॉयज जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं, और फिर उन एक्टिविटीज को जो कि वो डेली तौर पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिस बंदे की जो ड्यूटी है वो ड्यूटी किस तरीके से आप कंट्रोल करते हैं कि वो अपने टास्क जो है वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करे। फिर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को होनी चाहिए, और फिर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। खैर, ये तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि इंटरनल कंट्रोल वगैरह के लिए जो है आपको काम करना पड़ता है। अब आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। पेपर वर्क होता है, रसीदें होती हैं, इनवॉइसेस होती हैं और कोटेशंस होती हैं। ये असल में ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंटरनल कंट्रोल को इफेक्टिव बनाते हैं और एक एविडेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इंटरनल कंट्रोल बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है। अच्छा जी, इस पूरे चैप्टर के अंदर इंटरनल कंट्रोल को हमने समझ लिया। तो इंटरनल कंट्रोल की एक्टिविटीज के अंदर ये जरा स्लाइड जरा गौर से देखिएगा। ये 3 बंदे हैं, इन 3 बंदों में अकाउंटिंग एम्प्लॉय है, असिस्टेंट ट्रेजरर है और असिस्टेंट कैशियर है। ठीक है जी। इन तीनों के दरमियान में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हुई हुई है, यानी कि डिफरेंट ड्यूटीज डिफरेंट लोगों को जो है अलॉट हुई हुई है। रिकॉर्ड्स आर पीरियोडिकली वेरीफाइड बाय एन एम्प्लॉय हु इज इंडिपेंडेंट। क्या हो रहा है जी कि एक बंदा जो रिकॉर्ड बना रहा है उसके चेक एंड बैलेंस के लिए दूसरा एम्प्लॉय है जो कि उसके अकाउंट्स को या रिकॉर्ड्स को पीरियोडिकली चेक एंड बैलेंस करेगा। ठीक है जी। और अगर उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं तो वो मैनेजमेंट को बता देगा। इसका क्या मतलब है कि जनाब एक एम्प्लॉय जो है वो ऑल एंड ऑल नहीं है,
उसको दूसरे एम्प्लॉयज़ की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा, और ये नहीं हो सकता कि एक ही एम्प्लॉय के ऊपर तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाएं और वो ऑल एंड ऑल हो के तो जो मर्जी करे, स्याह सफ़ेद का मालिक हो जाए। अगर इस तरह होगा, एक डिपार्टमेंट एक बंदा हेड कर रहा है और उसी के अंदर है और कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट या उसको बंदा जो है उसको चेक नहीं कर सकता, तो देयर आर चांसेस ऑफ फ्रॉड। तो वी हैव टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ फ्रॉड। अब इसके अंदर भी लिमिटेशंस हैं, हम लिमिटेशंस की तरफ नहीं जाते। हमें इसमें तीन चीज़ों को चेक करना है। एक है जी कैश रिसीट, कैश रिसीट्स को भी कंट्रोल किया जाता है और कैश पेमेंट्स को भी जो है वो कंट्रोल किया जाता है। कैश रिसीट्स कौन से हैं जी? ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? क्लर्क जो है वो काउंटर ओवर द काउंटर रिसीट्स के अंदर क्या है जी, आपने काउंटर के ऊपर रिसीट्स की हैं, स्टॉक को रिसीव किया है। अब सॉरी स्टॉक कह रहा हूँ, कैश को आपने रिसीव किया है। अब वो कैश जो है वो क्लर्क ने रिसीव करके उसके ऊपर उसको काउंट किया, उसको कैशियर को जमा करा दिया है, कैशियर ने डिपॉजिट कराया बैंक के अंदर, और बैंक जो है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि हमने बैंक में इतने पैसे ट्रांसफर करवाए, क्योंकि एक रिसीट जो है उसके बाद पहुंच जाएगी। फिर एक सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर जो है वो अपनी टिल में से कैश निकाल रहा है और रजिस्टर टेप निकाल रहा है जो उसने टिल ने बनाई है। उस रजिस्टर के थ्रू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो बैंक से भी वेरीफाई कर रहा है और कैश काउंटर से भी वेरीफाई कर रहा है कि हमारे पास टोटल में कैश कितना है। अभी कैश रिसीव हुआ है, इसी तरीके से कैश की पेमेंट्स होती हैं और उसको कैश डिस्पर्समेंट्स कहते हैं। अब कैश डिस्पर्समेंट किसको कितने पैसे गए, कहाँ से गए पैसे, और उसकी इनवॉइसेस किस इनवॉइस के अगेंस्ट उसको पैसे दिए गए हैं और उसके अकाउंट में उस चीज को हमने एंटर कर लिया है कि नहीं एंटर कर लिया। अब इन चीजों को काउंटर करने के लिए हम लोग बनाते हैं दो चीजें। एक है जी हमारी कैश बुक और दूसरी आती है हमारी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और हमारी कैश बुक। कैश बुक जो है वो तीन टाइप की होती है और हमने सिर्फ दो टाइप्स की करनी है कैश बुक। एक है जी सिंगल कॉलम कैश बुक, एक है डबल कॉलम डबल कैश कॉलम बुक, का और एक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल उसके कॉलम। बाद जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो हम देखेंगे, लेकिन सिंगल कॉलम और डबल कॉलम की हुई है आप लोगों ने पहले? अच्छा नो की सर, हुई है। किसने करवाई है नो आपको? नो सर। पेन नहीं की हुई हमने। करवाई हुई सर। सर मैंने आईआईटी में किया, डिप्लोमा में किया था मैंने। चले आपने डिप्लोमा में की हुई है ना, तो यहाँ पे तो नहीं की हुई, ना सर यहाँ मैंने की हुई। यहाँ पे नहीं ना की हुई, तो यहाँ पे हम जो है उसको बनाना सीख लेते हैं। अच्छा जी, कैश कैश बुक जो है वो सिंगल कॉलम हो सकती है, डबल कॉलम हो सकती है। और सिंगल कॉलम और डबल कॉलम के लिए मैं सिंपली आपको ये इसका एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ और आप देखिएगा जी। ये इसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में दो साइड्स होती हैं। अब दो साइड्स मैं बता देता हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, डेबिट क्रेडिट। फॉलियो, अमाउंट, और
सर ये एलएफ क्या है? बेटा भी मुझे सिर्फ ये बनाने दें, सब बताऊंगा Okay. आपको, बेफिक्र हो बेटा। यस लेजर फ्लो हमें एक मिनट बेटा, एक मिनट। अच्छा जी, ये हमारी एक सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आपके सामने मैंने बना दिया है। अब आप कह रहे होंगे सर ये आपने क्या चीज बना दी है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को मद्देनजर रखिएगा, ये दो साइड्स हैं, एक ग्रीन साइड है और एक हमारी येलो साइड है, ठीक है जी। जो ग्रीन साइड है वो अगर मैं इसके ऊपर लिख दूं, ग्रीन के ऊपर क्रेडिट और यहाँ पे मैं अगर डेबिट लिख दूं तो कोई हमने कोई भी जिसे कहते हैं ना मिस्टेक नहीं की। ये इसी तरीके से हम लोगों ने इसको मेंशन कर दिया, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा जी, एक हमारी जो डेबिट साइड है इसके ऊपर मैं ले देता हूँ जी रिसीट्स, और इसकी जगह पे हम लिख देता हूँ पेमेंट्स, ठीक है जी। ये रिसीट्स और एक पेमेंट साइड है। ये क्या है, रिसीट साइड है और एक है हमारी पेमेंट की साइड, ठीक है जी। एक रिसीट साइड और एक पेमेंट साइड। अब जितना भी कैश आएगा, क्या आएगा, कैश इनवर्ड आएगा बिजनेस में, दैट विल बी रिटन ऑन डेबिट साइड, ठीक है जी। और जितना भी कैश आउट होगा दैट विल बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है जी। डेबिट साइड कौन सी है, रिसीट, और क्रेडिट साइड कौन सी है, पेमेंट साइड। यहां तक क्लियर हो गया सबको? पुनीत के अलावा Yes, sir. मुझे बताएं स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा जी, Yes, sir, clear है। अच्छा अब इसके कॉलम समझ लें। एक डेट का कॉलम है, जिस दिन जो ट्रांजैक्शन होगी वो उस डेट को हम लिख देंगे। पर्टिकुलर्स का मतलब है कि हमारी डिटेल्स क्या है। एलएफ का मतलब है लेजर फोलियो। लेजर का नंबर होता है कि हमने कौन से लेजर की इसमें एंट्री की है। अमूमी तौर पे ये खाली ही रहता है, हमें इसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन असल में जब बुक्स हम ओरिजिनल मेंटेन करेंगे कंपनीज में जाके, तब हमें लेजर फोलियो कॉलम फिल करना पड़ेगा। और एक अमाउंट का कॉलम है, हमने अमाउंट इसमें लिख देनी। जो जैसी ही डेबिट साइड है वैसी इक्वल एंड ऑपोजिट हमारी क्रेडिट साइड हमें नजर आएगी, ठीक है जी। अब इसको हल करने के लिए एक छोटा सा सवाल मेरे पास पड़ा हुआ है, हम वो सवाल खोलते हैं और कैश बुक टू प्रॉब्लम, और इसको हम अभी के अभी इसको हल कर लेते हैं, ठीक है जी। कैश बुक के अंदर ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई और ये प्रॉब्लम इसको हम हल करते हैं। डेट आप ये देखें जी, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है जी। अब इसकी एंट्री हो गई। अब आपने सिंपली ये चीज रियलाइज करनी है कि कैश जिस वजह से इन होगा, सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें कोई भी नहीं आएगी। क्या कह रहा हूं, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन इसमें क्रेडिट होगा वो यहाँ पे नहीं हम मेंशन करेंगे, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन होगी। 1 जनवरी, देखिए जी, 1 जनवरी की है, 1 जनवरी को वो कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हो तो उसकी एंट्री हम आम लाइफ में क्या करते हैं, कैश अकाउंट टू कैपिटल कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें कैश डेबिट हुआ है, कितने से, डेबिट हो रहा है 25,000 और 25,000 से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक कैश के लेजर की फॉर्म है तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब आपने ये एंट्री की है, इसमें कैश डेबिट हुआ है, हमने डेबिट साइड पे इसको कैश लिख देना है बाय कैपिटल, ठीक है जी। बाय कैपिटल अमाउंट कितनी है, 25
1000। ले जी, हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। सेकंड एंट्री क्या है? परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश। परचेज्ड बिल्डिंग अकाउंट कैश अकाउंट ये पेमेंट है में हम आएगा। करते हैं जी बिल्डिंग अकाउंट तो कैश और अकाउंट, नीचे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। लो, ये तो हमारी मसला ही हल हो गया। क्या है जी? 10,000 और ये 10,000। अब हमें नजर आ रहा है कि कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। हमने यहाँ पे Payment। लिखा जी January 3rd और पर्टिकुलर्स में लिख दिया जी बिल्डिंग बाय बिल्डिंग। कितना अमाउंट है जी? 10,000। कोई मुश्किल? जाने बेटा तो जो हमारा कैश डेबिट हो रहा है वो कैपिटल हमारा डेबिट साइड पे आएगा। बेटा लेजर के अंदर जब भी आप एंट्री करते हैं तो जिसका भी आप लेजर बनाएंगे उसके नाम को आप एंटर नहीं करते उसके अंदर। लेजर के अंदर उसका नाम नहीं लिखते, जो उसकी ऑपोजिट एंट्री होती है उस चीज का आप नाम लिखते हैं। ठीक है, तो अब जनवरी 5 की है परचेज गुड फॉर कैश ₹3,000। क्या एंट्री होती है परचेजेस की? परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। परचेजेस टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, अब परचेजेस टू कैश करेंगे तो कैश जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जनवरी 5 की एंट्री क्या करेंगे हम? परचेज गुड फॉर कैश परचेजेस, यहाँ पे हम 3,000 करते हैं। ठीक हो गया जी? आसान Yes, sir. मतलब बहुत ही आसान। ठीक है जी, चुप अब कर अगली सर, एंट्री आसान करवाएं चीज मुझे, भी अगली एंट्री करवाएं। सर। जनवरी 8 ये पेड एडवांस सर, एडवांस सैलरी डेबिट। हाँ जी, पर कैश क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट टू पेमेंट अकाउंट, एडवांस पेमेंट वाली सैलरी साइड टू पे लिखेंगे कैश या आएगा। रिसीट वाली साइड पे लिखेंगे? इसको पेमेंट वाली साइड पे आएगा एडवांस सैलरी। वेरी गुड। और पेड जनवरी 8 है बाय एडवांस सैलरी। कितनी है जी? 1200। 1200 रुपया हमारी एडवांस सैलरी थी, हमने वो निकाल दी। अगली है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इससे क्या होगा? रिसीट्स में आएगी, रिसीट वाली साइड पे आएगा, सेल्स का आएगा सर। सेल्स जनवरी 10th बाय सेल्स। कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, बाय सेल्स कितनी है? कितनी की है जी? 1800। 1800 की। ले जी, बहुत आसानी से हमने आंसर। अगली क्या कहता है वो? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसकी क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट ये कैश कैश अकाउंट, डिपॉजिट इनटू बैंक। हाँ जी, ये बैंक आएगा सर। बैंक टू कैश पेमेंट वाली साइड पे बैंक आएगा। ये पेमेंट वाली साइड पे आएगी, बैंक आएगा ये पेमेंट वाली साइड पे आएगी। वेरी गुड। बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट एंट्री होती है तो कैश हो गया क्रेडिट। ठीक है जी, क्रेडिट होगा। तो टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू बैंक। डेट लिख, हाँ यहाँ पे डेट लिखनी है जनवरी 15। यहाँ पे आना है, सॉरी यहाँ पे टू बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, इधर साइड पे आएगा बाय और इधर आएगा टू। तो टू बैंक अकाउंट हम लोग क्या लिखेंगे जी? 5,000। ये बैंक के अंदर चले गए पैसे और यहाँ पे हम टू लिखेंगे, सॉरी टू बिल्डिंग। और इसको भी मैं टू कर देता हूँ जी। अच्छा जी, टू एडवांस सैलरी टू बैंक। चलें जी, आगे हम चलते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड 300। जी बेटा, ये इंटरेस्ट receipts डेबिट में साइड पे आएगा। आएगा। इंटरेस्ट अकाउंट ये टू कैश डेबिट अकाउंट, साइड पे आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बच्चे बहुत ही माशाल्लाह तेज हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड है जी 300 का। हाँ जी, यही तो बात है। बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, काबिल हैं और काम करने वाले हैं। इंटरेस्ट बस कभी गरूर नहीं किया। यस सर, गरूर का सर नीचा होता है बेटा, याद रखना। यस सर, सही इसलिए बात तो नहीं सर, किया। आपने 100% राइट बात। 100%, 1000% यार, ऐसी बात नहीं करते।
आज मुझे लगता है नूरपुर मक्खन बहुत ज्यादा हो गया है। नूर चले जी, नहीं सर ब्लू जनवरी ब्रेड 21, फहद रहने दो, अभी आगे चलते हैं। जनवरी 21 की है एंट्री, विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज। ये सर ये ड्राइंग्स में आएगा आएगा ना, विड्रॉ ड्राइंग सर ये आएगा भी शिफ्ट में सर आएगा ये आएगा ड्राइंग पेमेंट वाली साइड पे पेमेंट वाली साइड पे ड्राइंग्स टू कैश आएगी एंट्रीज की। तो ड्राइंग में जनवरी यस सर 21 क्रेडिट साइड पे और जनवरी 21 को विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स टू कैश आएगा, या हम लिखेंगे टू ड्राइंग ड्राइंग्स। ठीक ड्राइंग है जी, ड्राइंग्स लिख के हम कितने करेंगे इसके अंदर, 1100। 1100 सर। 1100 की एंट्री हो गई। आगे हम देखते हैं जी, यस सर। जनवरी 25 की है पेड इंश्योरेंस उसकी वजह से प्रीमियम। ये भी पेमेंट साइड पे आ रहा इंश्योरेंस है। टू कैश होगा ये पेमेंट जी साइड पे सर पेमेंट साइड पे जनवरी आएगा ये 25 जी बेटा, पेमेंट साइड पे आएगा। टू इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीमियम कितना है जी, 1400, ये एंटर कर दी। पेड टू मिस्टर वर्मा, वर्मा मिस्टर सर क्रेडिट ये भी साइड पे पेमेंट आएगा साइड सर पे आएगा। जनवरी सर 30 ये भी पेमेंट वाली साइड पे आएगा टू वर्मा, पेमेंट वाली कितने साइड पे आएगा ये। 450। वेरी गुड वेरी गुड। और लास्ट में बॉट ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर क्रेडिट साइड पे सर ये भी जनवरी पेमेंट वाली 21, साइड पे आएगा। वेरी गुड। ऑफिस 5 ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर 2 फर्नीचर लिखेंगे जी, टू फर्नीचर 2 फर्नीचर। और फर्नीचर टू कैश होता है 21,100। 2100 हमने इसको मेंशन कर दिया। ले जी, ये था हमारा सवाल, ये हल हो गया हमारे से बड़ी आसानी से। अब इसमें से हमने क्या करना है, देखो याद करो, आपको घर में पॉकेट मनी मिलती है, सपोज 10,000 रुपीज मिलती है। इसको बैलेंस भी निकालना होता है ना, बैलेंस भी निकालेंगे। मुझे अभी चलने देना आगे, आप बेफिक्र हो जाए, मैं सब करवाऊंगा आपको। मुनीब, बहुत अच्छी बात है कि आपको आता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, मुझे चलने दे साथ। देखिए भाई, आपको 10,000 रुपया घर से जेब खर्च मिला, तो अब वो पैसे आपने खर्च करने हैं। सपोज आपने कोई किताबें ले ली, कोई बिस्किट ले लिए, कोई बोतल पी ली, तो आप उन पैसों में से खर्च कर रहे हो जो कि आपके पास मौजूद है। ठीक है जी, तो ये जो हमारी डेबिट साइड है ना, ये हमें ये बताती है कि ये पैसे अब हमारे पास मौजूद हैं। और क्रेडिट साइड वो बताती है जो पैसे हमने इन पैसों में से खर्च कर लिए हैं। ठीक है जी, तो मुझे क्या होगा कि जितने पैसे होंगे ऑब्वियसली मैं उतने ही पैसे खर्च कर सकता हूँ, ऐसे ही होगा ना। जितने पैसे मेरे पास यस होंगे सर उतने ही पैसे खर्च कर सकता हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं खर्च कर सकता। तो अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास कितने पैसे थे और मैंने उसमें से कितने खर्च कर लिए। मैंने अब सिंपली क्या किया है कि मैंने डेबिट साइड का टोटल किया है, और डेबिट साइड का टोटल निकला है मेरा 27,100। ठीक है जी, 27,100 निकला। और मैंने जब क्रेडिट साइड का टोटल किया तो वो अमाउंट निकली 24,250। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो दोनों साइडों का जो टोटल आना चाहिए वो 27,100 आना चाहिए। मैंने ये दोनों की जो बैलेंस था वो यहाँ पे लिख दिया, दोनों साइड्स को बैलेंस कर दिया। और अब मैं निकालूंगा कि मेरे पास असल में हाथ में कैश कितना है जो कि मैं आने वाले वक्त में या अगले महीने को ट्रांसफर करूंगा। ठीक है जी, 27,100 थे और उसमें से मैंने खर्च कर दिए 24,250 सर 2850 इज इक्वल टू 27100 माइनस 24,250, तो ये आ गया जी 2850। ये है जी बैलेंस, और ये बैलेंस अमाउंट वो है जो कैरी डाउन में करूंगा। और ऑब्वियसली ये बैलेंस अगर मैं कैरी डाउन कर रहा हूं तो नेक्स्ट मंथ February 1 को बढ़ा डाउन ये मैं करूंगा बैलेंस ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड, दोनों चीजें मैं लिख सकता हूं। ये 2850 यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है जी, अगर किसी केस में डेबिट साइड का टोटल कम है और क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो बैलेंस हमारा यहाँ पे आ जाएगा और फिर हम उस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड पे। लेकिन मोस्टली क्योंकि ये एसेट है तो इसका बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे ही आएगा।
यहाँ पे डेबिट साइड ही बड़ी होगी, तो इसका बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट साइड पे हम मेंशन करेंगे। बैलेंस इसका डेबिट होगा और हम नेक्स्ट मंथ में इसको डेबिट साइड पे ही मेंशन करेंगे। ये थी जी हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। और अगर आप जल्दी जल्दी से काम करें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं आपको आज होमवर्क में दे दूंगा, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो घर से हल कर लेंगे, ठीक है जी। सर अभी कर ले? नहीं अभी नहीं करना, अभी मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक में बताऊंगा, क्योंकि सिंगल कॉलम तो बहुत आसान है ना। सिंगल सर कॉलम इसके सारे सवाल तकरीबन इस तरह के होंगे? जी इसी तरह के सवाल होते हैं, इसी तरह के सवाल होते हैं। मैं आज घर जाके इंशाल्लाह आपको कुछ सवाल भेज दूंगा और आप जो है वो प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने आज के दिन ही घर पे उसकी, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगले सर 2 इसकी जो जी सर बेटा, इसकी एडजस्टमेंट तो नहीं होगी कोई? एडजस्टमेंट नहीं होती इसमें, इसमें एडजस्टमेंट नहीं होती। सिंगल कॉलम और डबल कॉलम के मैं आपको 7-8 सवाल दे दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके अलावा वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो मैंने पहले से सॉल्व किए हुए हैं मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर, तो मैं आपको उनके क्लास के लिंक्स जो हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, मैं आपको वो भी दे दूंगा। आप क्या करेंगे कि अगर आपसे वो सवाल हल नहीं हुआ तो आप सिंपली वहाँ से उसको वीडियो को वॉच करेंगे और आपको उसका सोल्यूशन वहाँ से सॉल्व हुआ मिल जाएगा। तो इट्स वेरी इजी। और अब डबल कॉलम कैश बुक देखते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैंने इसी तरीके से देखें कि मैंने इसको कंट्रोल C किया और मैं अब नीचे की तरफ जा रहा हूँ। ये लें जी, मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर लिया। लें सिंगल कॉलम और डबल कॉलम के अंदर सिंपली एक छोटा सा फर्क आएगा और वो हम देख लेते हैं कि वो क्या फर्क होगा इसके उसमें कैश अंदर। और बैंक दोनों इकट्ठा आएगा ना? बेटा एक मिनट मुनीब, मुझे पढ़ाने दो बेटा, मैं आपको इंशाल्लाह सब चीजें जो है वो समझा के भेजूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर। डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सर। ठीक है, ले जी। अब ये हमारी डबल कॉलम कैश बुक बन गई है। आप कहेंगे सर ये क्या आपने किया है, ये तो साथ है आपने एक कॉलम बना दिया है। तो डबल कॉलम कैश बुक इसको कहते हैं। अब याद रखिएगा ये जो पहला कॉलम है इसके ऊपर अब हम अमाउंट नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर हम लिखेंगे कैश, ठीक है जी। और यहाँ पे भी हम इसको कर देंगे कैश अकाउंट। अच्छा, अब दूसरा कॉलम आप सोचोगे सर इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे जी बैंक बैंक लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे बैंक, इसमें हम बैंक लिखेंगे बैंक। अब हमें बैंक लिखने की क्यों जरूरत पेश आई बच्चों, ये डबल कॉलम कैश बुक हमें बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है? असल में जो भी हमारी कंपनी है या कोई भी कंसर्न है वो क्या करती है कि 2 तरह की ट्रांजैक्शन उसकी बहुत ज्यादा होती हैं। एक कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होगी और एक बैंक की ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होंगी। तो उसमें वो करेगा क्या कि 2 बुक्स मेंटेन करने के बजाय वो सिंपली एक बुक ही मेंटेन कर लेगा और उसमें 2 कॉलम्स बना दिए जाएंगे, ठीक है जी। एक बैंक का कॉलम है और एक कैश का कॉलम है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं बैंक के कॉलम को का कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। इसको हम ये मैरूनिश सा, पता नहीं पर्पल सा कलर है, पर्पल मैरून के दरमियान में हम इसी कलर के अंदर इसको कलर कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमारा अब ये कलर हो गया, प्लस ये कि अब इसके लिए हमें सवाल हल करना है। 2 कॉलम कैश बुक के लिए हमें सवाल हल करना है। बड़ा मजेदार सवाल है जी। सवाल हमारे सामने है, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। लॉजिक्स इसकी सेम उसी तरह ही है। कैश के अंदर हम लोगों ने रिसीव किया तो कैश अकाउंट के अंदर डेबिट कर देंगे। कैश को अगर हमारे पास से जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर बैंक अकाउंट में हमारे इंक्रीज होता है या बैंक अकाउंट में इजाफा होता है या बैंक में कुछ रिसीव करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, डेबिट साइड पर हम उसकी एंट्री कर देंगे। अगर हम कोई पेमेंट करते हैं
या हमारे बैंक अकाउंट में कमी वाक़या होती है तो हम बैंक अकाउंट के कॉलम को ही क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, प्लस माइनस जो है वो डेबिट और क्रेडिट होगी। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन 2 कॉलम कैश बुक। लिखें जी, 2 कॉलम कैश बुक है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब है ये हमारे पास बैलेंसेस आए हुए हैं। क्या है, फरवरी 1 को हमारे पास बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस लिखूंगा तो कहता है जी कैश इन हैंड अगर 8000 लिखा है सिंपली तो इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस है। लेकिन अगर कैश इन हैंड वो बैलेंस लिख देता है क्रेडिट तो इसका मतलब है हम उसको क्रेडिट साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस है। कैश इन हैंड 8000, कैश के कॉलम में हमने 8000 मेंशन कर दिया। अब कैश एट बैंक है 6000 तो इसको क्या करेंगे जी बेटा? सर इसमें बैंक को लिखेंगे रिसीट वाली साइड पे और कैश को लिखेंगे पेमेंट वाली साइड। क्या 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 दोबारा बताना बेटा। सर बैंक को लिखेंगे हम रिसीट वाली साइड पे और कैश को लिखेंगे पेमेंट वाली। बेटा ये बैलेंस की बात ही कर रहा है फरवरी 1 को कि कैश का हैंड आपका 8000 था और बैंक में आपके 6000 रुपया पड़ा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे? बैंक का बैलेंस क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे बैंक वाली कॉलम में लिख देंगे। जी बेटा, बैंक के कॉलम में हम बैलेंस लिखेंगे 6000। यस सर, ठीक हो गया? ये 6000 हमने बैंक के कॉलम में लिखना है सिंपली। ओके है? यस सर। साफ नजर आ रहे हैं? सर ले जी, अब ये हमने 1 फरवरी की एंट्रीज कर दी हैं। अच्छा जी, फरवरी 3 को कह रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1500। ओहो हो, ये तो हम फंस गए। सर क्रेडिट साइड पे आएगा बैंक सर में। नहीं, पेमेंट साइड पे आएगा बैंक में। वेरी गुड, लेकिन इसकी हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं? ये आएगा कैश आएगा सर, कैश आएगा पेमेंट वाली साइड पे। अच्छा मुझे नहीं, मुझे सब सिंपली ये बात बताओ। अरे भाई खामोश तो हो जाओ, मुझे ये बताओ इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक टू कैश। सर बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। वेरी गुड, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे देखो ना, ये अब ये एक एंट्री है, इसमें 1500 जा रहा है। ठीक है जी, आपका कैश जा रहा है कितना? 1500। तो मैं यहाँ पे कैश के कॉलम में यहाँ पे 1500 मेंशन कर देता हूँ। ये लो जी, ये 1500 मैंने मेंशन कर दिया कैश के कॉलम में। और क्या लिखूंगा यहाँ पे? बाय सॉरी टू बैंक है या बाय बैंक है। अच्छा ये आप बैंक अकाउंट भी सिंपली लिख सकते हैं। अच्छा जी, टू बैंक आपने लिख दिया। ठीक है जी, यस सर। आपने अब क्या लिखा है जी? 1500 आपका पास से चला गया कैश में। लेकिन ये भी तो देखो कि बैंक का कॉलम भी मौजूद है, तो बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है? बैंक के कॉलम में क्या होगा? सर उसमें भी हम ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा उसमें भी है। 1500 लिखेंगे सर हम। बैंक के कॉलम में हमें ऐड हो रहा है, तो हम कहाँ पे लिखेंगे ये जो एडिशन है बैंक में? बैंक में लिखेंगे। सर बैंक ये रिसीट वाली साइड पे कैश लिख के, रिसीट वाली साइड पे कैश लिख के। ट्रांजैक्शन किस दिन की है? फरवरी सर बैंक की। हम क्या लिखेंगे? कैश लिख के इसको बैंक के कॉलम में 1500 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे बैंक के कॉलम में। ठीक हो गया? ऐसी एंट्री जिसमें दोनों साइड्स के ऊपर आपने एंटर करना होता है डाटा,
या एक अकाउंट में दोनों साइड्स पे आप एंट्री करते हैं उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, और इसको हम लेजर फोलियो में सी लिख देंगे। क्या कहते हैं हम इसको? कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा जी, ये दो टाइप्स की एंट्री होंगी, एक या तो आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है, और दूसरी एंट्री हो सकती है कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। ठीक है जी। अगर इसकी ऑपोजिट एंट्री होती है 1500 की, चलो मैं 2000 से एंट्री कर देता हूं। ठीक है जी, कि आपने अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवाए हैं, तो हम क्या करते, बैंक अकाउंट में यहाँ पे 2000 की जो है वो एंट्री कर देते। ठीक है, बैंक अकाउंट में कमी वाकया हो रही है, बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, और लेकिन ला वो बिजनेस में ही रहे हैं आप, तब हम लिखेंगे इसको 2000 को यहाँ पे। लेकिन अगर हम कोई सिंपली पेमेंट करते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कैश में। कैश में अगर वो नरेशन दे देता है कि विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज, तो इसका मतलब है कैश आप बिजनेस में ले आए हैं। ठीक, अगर वो कहता है जी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अगर पर्सनल यूज के लिए कहता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको यहाँ से पेमेंट साइड में बैंक अकाउंट को कम कर देंगे, लेकिन वो बिजनेस में नहीं आया तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है जी, ये दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे मैं सी लिखूंगा कॉन्ट्रा एंट्री का, और इस साइड पे भी सी लिखूंगा। यहाँ पे बैंक आ रहा है, यहाँ पे फिर आ जाएगा जी कैश, और यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब हम सवाल के हिसाब से चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड एंड ऑफिस टेबल एंड पेड बाय चेक। पेड बाय चेक किया तो क्या हम एंट्री करेंगे यहाँ पे, किस जगह पे लिखेंगे? सर ये क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ऑफिस टेबल। February 5th ऑफिस टेबल, और अमाउंट कहाँ लिखेंगे? सर शायद बैंक में। पेड बाय चेक कैश में, कैश में। सर बैंक में सर, बैंक में वो कह रहे हैं आपने चेक से पेमेंट की है, तो आप क्या उसको कैश में लिखोगे बेटा? बैंक में सर बैंक में लिखेंगे। चेक क्या सर, बैंक है। उसको पढ़ो तो सही, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है जी कि आपने ऑफिस फर्नीचर जो है वो खरीदा है और उसको पेमेंट कर दी है चेक से। चेक तो बैंक से ही इशू करते हो ना, तो बैंक में हम इसकी एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। लो भाई वही एंट्री सेम आ गई। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, दोनों साइड्स पे इसकी एंट्री होगी। हम बैंक से यूज करते हैं बेटा, वो अब देख लो ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई है एंट्री। ये क्या थी, पहले था बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, अब है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट की एंट्री है। ले जी, आपने ऑफिशियल यूज के लिए पैसे निकलवाए हैं, और ये February 12 को, तो February 12 को ऑफिशियल यूज के लिए पैसे निकलवाए हैं, तो कैश अकाउंट टू आपने एंट्री की है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपकी कमी वाकई हुई है, लेकिन कैश इन हैंड आपका बढ़ गया है। तो अब क्या होगा, हम एंट्री इसकी क्या करेंगे, कहाँ पे एंटर करेंगे इसको? बैंक अकाउंट में लिखेंगे या कैश में लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम लोग? 1000 बैंक वाले को कैश में लिखेंगे। एक तरफ कैश बैंक। हमारे पास देखो, गौर करना है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स गलत एंट्री कर जाते हैं। पहले इस एंट्री को समझ लें। वो कह रहा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकलवाए फॉर ऑफिशियल यूज, ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। आपके पास बैंक में 6000 रुपये पड़े थे, आपने उस पैसों में से 1000 रुपया निकलवा लिया, बैंक से ले आए, बैंक में कमी हो गई और आपके कैश में इजाफा हो जाएगा। कैश में जब इजाफा होगा तो कैश के कॉलम में हम एंटर करेंगे 1000। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, दूसरी साइड पे February 12 लिख के तो हम
बैंक के कॉलम में कैश के लिखेंगे। लिखेंगे कॉलम में और बैंक के अंदर हम अमाउंट लिख देंगे 1000। ठीक हो गया जी। ये दूसरी कॉन्ट्रा Yes, एंट्री sir. हमने कंप्लीट की है। अब दुआ ये जरा मुझे एंट्री जी, sir. समझाओ एक दफा सारी क्लास को एंट्री समझाओ, ये क्या किया हमने? सर कहाँ पे, ये जो भी की है? जी अभी किया फरवरी 12 की एंट्री, ये जरा समझाएंगे क्लास को। जी सर, ये हम लोगों ने बैंक से पैसे निकलवाए हैं, ठीक है। जी तो हमारे पास बैंक में पैसे कम हो रहे हैं और जो कि डेबिट साइड पे हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि विड्रॉ करवाए हैं हमने पैसे, तो हमारे पास बैंक में पैसे कम हो रहे हैं और कैश हमारे पास ज्यादा हो रहा है, तो ये दोनों तरफ इसकी एंट्री पास होगी 1000 से। नहीं ना समझाएगा सही, कोई और समझाएगा? मैं बताऊं सर? जी बेटा आप बताएं। सर बैंक से पैसे निकलवाए हैं ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। जब हमने पैसे निकलवाए हमारे बैंक में इजाफा हुआ, कैश में इजाफा हुआ, पैसे निकलवाए और बैंक में कमी हो गई है पैसों की, और इसकी होगी दोनों तरफ कॉन्ट्रा एंट्री होगी। और जब हम इसकी बैंक से एंट्री करेंगे रिसीट वाली साइड पे, और हमारे कैश में इजाफा हो रहा है इसलिए हम 1000 लिखेंगे कैश वाली साइड पे, और हमारे बैंक में कमी हो रही है और उसकी एंट्री होगी पेमेंट वाली साइड पे कॉन्ट्रा एंट्री कैश से, और उसके जो उनकी कीमत वो अमाउंट है वो आएगी बैंक में 1000। वेरी गुड। मंसूर आप कुछ कहना चाह रहे थे बेटा? जी मंसूर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है जी, ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, तो फिर ये हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और बैंक से कैश खत्म हो रहा है, जा रहा है थोड़ा सा, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। हाँ, बस आप लोगों ने ख्याल किसका करना है कि आपने जब एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपने देखना है कि बैंक अकाउंट में अंदर इजाफा हो रहा है या बैंक अकाउंट में कमी हो रही है। उस कॉलम के अंदर आपने अमाउंट लिख देनी है, ठीक है। अगर बैंक अकाउंट के अंदर इजाफा हो रहा है तो बैंक अकाउंट के कॉलम में डेबिट साइड पे आपने उस अमाउंट को लिख देना है। बैंक अकाउंट में कमी हो रही है तो बैंक अकाउंट के कॉलम में उस अमाउंट को आपने लिख देना है, ठीक है जी। अगर कैश अकाउंट में इजाफा हो रहा है तो कैश को आपने डेबिट करके कैश के कॉलम में अमाउंट लिख देनी है। इसी तरह अगर कमी हो रही है तो कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड पे आपने उस अमाउंट को लिख देना है। यहाँ पे हमें आइडिया हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री थी ये, दोनों साइड पे इसका इम्पैक्ट था, और दोनों स्टूडेंट्स ने जो है वो मंसूर ने भी ठीक समझाया है, रहमान ने भी ठीक समझाया है, और जबरदस्त इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। अब अगली एंट्री देखते हैं जी। 15 फरवरी को पेड वेजेस थ्रू चेक्स ₹750। क्या है जी? पेड वेजेस थ्रू चेक। पेड है इसका मतलब है ये पेमेंट साइड पे आएगी। वेजेस टू कैश अकाउंट आएगा। फरवरी पे हम जाएंगे टू चेक, आज ना वेजेस टू बैंक आएगा। आज दुआ का जो है ना वो कंसंट्रेशन किसी और साइड पे है। तो बेटा पेड वेजेस टू चेक्स, चेक्स का मतलब ये है कि आपके बैंक अकाउंट में कमी वाकया होगी तो बैंक अकाउंट के बैंक अकाउंट में कमी होगी सर 750 बैंक में आएगा और कैश। और उसके बाद फरवरी 17 है पेड फॉर फ्रेट ₹100। पेड का मतलब है पेमेंट डायरेक्टली हम लोगों ने लिखना है फरवरी 17, और फ्रेट लिखेंगे हम फ्रेट कैश कॉलम में लिखेंगे, रुपीस में आ गई बात, हम लोगों ने उसको लिख दिया। परचेज मशीनरी फॉर कैश, ऑब्वियसली हमें पता है अगर मशीनरी खरीदेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, और हम लोग यहाँ पे कैश पे एक एंट्री छोड़ दी है। कौन सी बेटा? सर फरवरी 7 सर होगी, सॉरी सर। फ्रेट के बाद हमने मशीनरी लिख रहे हैं। मशीनरी कितने की गई है हमारे पास से? 2000 और हमने 2000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। फरवरी 22 की बात कर रहे हैं। फरवरी 22 की बात है पेड मीना बाय चेक ₹950 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹50। ठीक है जी। अब ये याद रखिएगा कि अगर आप कोई चेक पे कर रहे हैं तो चेक के ऊपर आप अमाउंट लिख के पेड करते हैं, ठीक है। तो आपने 950 का चेक उसको दिया है,
और डिस्काउंट आपने रिसीव किया तो ये आप कैश में रिसीव नहीं कर रहे। याद रखिएगा, आप ये कैश में रिसीव नहीं कर रहे, आपने सिंपली एंट्री करनी है पेड मीना बाय चेक। आपने मीना और आपकी जो बैंक अकाउंट है उसमें कमी वाकया होगी तो 950 आपने अमाउंट यहाँ पे लिख दी है। ठीक हो गया, 950 की अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे और डिस्काउंट रिसीव 50 रुपीज को आप इग्नोर करेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे सर हम इसको? इसकी एंट्री क्या होगी? मैंने लिख कर तो दिया एंट्री, बैंक अकाउंट में कमी वाकया हो गई है। सर वो जो सी जनरल एंट्री होती है सर, इसकी जनरल एंट्री होगी जी पेड मीना बाय चेक रुपीज 950। आप लिखेंगे जी मीना, उसके बाद मीना को आपकी अमाउंट कितनी होगी 1000 की, और इसको आप करेंगे टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है जी, 950 और नीचे 50। ठीक हो गया, ये एंट्री करोगे आप। अच्छा सर ये जो था डिस्काउंट है ये रिसीव्ड हो रहा है सर? डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा रेवेन्यू होता है ना, हमारा फायदा है तो रेवेन्यू होगा तो वो क्रेडिट होता है, एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा। यस सर थैंक। भाई एक बंदे के हमने 1000 रुपए देने थे, उसको हम 950 दे के उसका अकाउंट सेटल कर रहे हैं तो हमें फायदा होगा ना 50 का। यस सर। ये सर यहाँ पे ये डिस्काउंटेड अमाउंट नहीं, ये डबल कॉलम कैश बुक में नहीं आती ना, वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आती है, लेकिन हम डबल कॉलम बना रहे हैं तो हम इसको इग्नोर करेंगे। ओके ठीक है, 950 रुपीज की हमने पेमेंट कर दी। आगे है जी 25th को चेक रिसीव फ्रॉम सलमान रुपीज 1200 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए जी दो तरह की चीजें हैं, अगर हमें फरवरी 25th को सलमान से चेक रिसीव होता है और वो हमें ये नहीं कहता कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो उसका मतलब ये होगा कि ये हमें चेक नहीं, हमें कैश रिसीव हुआ है। हम क्या करेंगे उस सूरत में, मैं बता रहा हूं उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे जी सलमान और उसको हम कैश के कॉलम में एंटर कर देंगे 1200। अगर इसमें यहाँ पे नहीं लिखा होता कि हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, ठीक है, लेकिन फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब हम उसको बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, जब हम उसको बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तब हम एंट्री करेंगे कि ये हमारे पास से जो है वो कैश जा रहा है। कैश यहाँ पे सलमान वाला हम 1200 लिख देंगे और फिर हम बैंक के अंदर जो है वो 1200 का इजाफा कर देंगे। दो एंट्रीज होंगी। सपोज सलमान की एंट्री की है हमने फरवरी 25th को, और ये जो एंट्री होगी ये फरवरी, जब भी हमारे फरवरी 28 को कर दी हमने एंट्री सपोज, तो हम ये फरवरी 28 को करेंगे। ठीक हो गया जी। ये वो केस है अगर आपने सलमान का कैश सेम डे में डिपॉजिट नहीं करवाया, लेकिन अगर आप सेम डे में डिपॉजिट करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सलमान की जो अमाउंट रिसीव हुई है वो आपने बैंक में जमा करवा दी, तो बैंक अकाउंट आपका फौरी तौर पे 1200 से इंक्रीज हो गया। क्या हुआ, 1200 से आपका बैंक अकाउंट फौरी इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये सलमान का चेक था, आप कोई कैश नहीं दे रहे थे, इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। ये सिंपल एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट में इजाफा हुआ तो बैंक अकाउंट को आपने डेबिट साइड पे एंटर कर दिया 1200 से। फरवरी 28 कैश सेल्स होती हैं, हम कैश रिसीव करते हैं और कैश रिसीव करेंगे तो हम बाय सेल्स या टू सेल्स लिख के, तो कैश के कॉलम में हम 1800 को एंटर सर इसकी जनरल एंट्री बता दें। इसकी बेटा कैश सेल्स की। कैश सेल्स का मतलब है कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सर ये कैश सेल्स की, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट बेटा, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल्स का मतलब है आपने कैश रिसीव, सेल जो की है ना उसके एवज आपने कैश रिसीव किया, ठीक है। ओके सर। क्रेडिट सेल का मतलब है कि आपने सेल किया लेकिन उसके अगेंस्ट आपको पैसे नहीं आए, पैसे आपको बाद में आएंगे।
ओके हो गया? सर ये जो सा 25 एंट्री है सर, ये बैंक डेबिट और सलमान क्रेडिट होगा? नहीं सुन लो जरा, 25 के अंदर जो एंट्री हुई है ना, सलमान को क्रेडिट होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सलमान एक आउटसाइड पार्टी है, हम उसके बैंक से अकाउंट तो नहीं मेंटेन कर रहे, हम तो अपने अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो सलमान का चेक आया, हमने बैंक अकाउंट में इजाफा कर बैंक अकाउंट में उसको डाल दिया है, तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में हमारे इजाफा हो जाएगा। अगर हम बैंक अकाउंट में सेम डे नहीं डालते और हमें हम सवाल देखते हैं, तो हमें आगे पता चलता है कि किसी अगले दिन में सलमान का चेक डिपॉजिट किया गया है, तब हम क्या करेंगे कि सलमान के चेक को हम एज कैश कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया? और जब हम उसको डिपॉजिट करवाएंगे तब वो एंट्री जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ वो करेंगे। लेकिन अगर हमें सवाल में कहीं नजर नहीं आता कि सलमान से अगर रिसीव हुआ चेक है, हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया है नहीं करवाया, तो हम उसको सेम डे ही बैंक में डाल सकते हैं। दैट इज अप टू अस। ठीक है जी, कि हमने उस डिपॉजिट लिया है सलमान से कैश और उस चेक रिसीव किया, उसको फौरी तौर पर हमने डिपॉजिट करवा दिया बैंक के अंदर। लेकिन अगर सवाल में हमें नजर नहीं आता कि सलमान का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तब हम उसको सेम डे भी डिपॉजिट में डाल सकते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको ये दोनों ट्रीटमेंट्स इसकी बता दी हैं। और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, वरना हम फिर बैलेंस को कैलकुलेट करते हैं। ये नहीं जी, इसका बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं हम। मैंने डेबिट बैलेंस इसका जो है इसको फाइंड आउट कर लिया है और डेबिट बैलेंसेस दोनों के निकाल लिए हैं। ये नहीं जी 10800 और 8700, ये मैंने कर लिया। और यहाँ पे हम लिखेंगे जी बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड, और यहाँ पे मैं पहले इनको टोटल कर रहा हूँ जी। टोटल की अमाउंट मैं पहले कर लूंगा और उसके बाद हम उसमें से अमाउंट को माइनस कर देंगे। ये नहीं जी, टोटल की अमाउंट निकल के आ गई। ठीक है जी, तो अमाउंट्स हैं जी इज इक्वल टू 10,800 माइनस करेंगे हम 3600 को, ये कितना आ गया जी 7200। और उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या आता है जी 8700 माइनस किया हमने 3900, तो ये हमारे पास आ गया 4800। ये अमाउंट्स मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये सिंपली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कैलकुलेट की थी। अब ये बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है, इसी को कॉपी किया मैंने, और सॉरी ये अमाउंट्स को मैं यहाँ पे ले देता हूँ 7200 और प्लस ये 4800। ये ले जी, फैब्रिक के बाद यहाँ पे हमारी डेट आ जाएगी मार्च 1। ये था जी हमारा डबल कॉलम कैश बुक। ठीक हो गया जी। आज इसके सवाल मैं आपको जो है वो व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। आप लोगों ने वो सवाल जो है व्हाट्सएप पे भेजूंगा या फिर आपको ईमेल कर दूंगा। आपने क्या करनी है कि वो 2-2, 3-3 सवाल हैं जी सिंगल कॉलम के और डबल कॉलम के, आपने उनको हल करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और नेक्स्ट क्लास में हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को हम कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को, और फिर इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट क्लास में हम उसका क्विज ले लेंगे। तो ये था जी आज का लेक्चर। जी बेटा, कुछ क्वेश्चन है तो पूछने। सर इसके साथ में रिकॉर्डिंग भी भेज दें सर। बेटा मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा। सर बात सुने। जी बेटा। सर जो हमारा 5 चैप्टर था, आपने उसका क्विज नहीं लिया परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम वाले का? उसका भी ले लेंगे बेटा, उसका भी ले लेंगे, इसका भी ले लेंगे। क्या हो गया, ले लेंगे इजी। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी जी मुझे पता है बेटा, कमेंट्स तो बच्चों ने करने होते हैं ना। तो आप चलो मुझे अटेंडेंस ले लेने दीजिए। नहीं सर दुआ सही, दुआ करवा देगी। अयान अहमद ओके। अब्दुल बासित प्रेजेंट सर। अब्दुल बासित प्रेजेंट है जी। सर आपने कहा था कि पिछले अगले लेक्चर में मुझे बताना कि मैं अटेंडेंस पे बेटा मुझे क्लास के स्टार्ट में बताना था ना। हाँ क्या बासित आपको अब्दुल बासित क्लास के स्टार्ट में बताते हैं बेटा। मैं अब अटेंडेंस तो क्लास के अंदर आते साथ ही क्रिएट कर बात से तो मसले नहीं मुकते। जी जी बासित आप अगर किसी अगली क्लास में आप एब्सेंट हो गए ना तो मैं प्रेजेंट कर दूंगा आपको, बेफिक्र हो बेटा। मुझे पता था आप उस दिन। सर ठीक है सर।
जी 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 रोक क्यों रहा है यार? सर मेरी बात सुने। अच्छा ठीक है। आप ना बोलो और हम सर मेरी बात सर अटेंडेंस तो हो गई है, मेरे बस ये बता दें। बेटा क्या कह रहे हैं? अटेंडेंस हो गई है, हो रही है। अभी मैं लेने आप लगा हूँ क्लास में अटेंडेंस। हो? ये क्या हो रहा है? ओके तुम कहाँ पे सोए हुए थे? बेटा प्लीज बताओ खामोश जरा। रहे सारे। यार मैं सफर में हूँ, असल में मैं लाहौर आ रहा हूँ वापस को, अभी इसलिए तुमने मुझे कैमरा ऑन किया था, तुम तो गाड़ी पे थे, कैमरा ऑन करके दिखाओ सबको, झूठ बोल। जी स्टूडेंट्स, तो क्लास में से आज एब्सेंट है रमीज असगर और अब्दुल रहमान और रमीज असगर दोनों एब्सेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा तमाम क्लास प्रेजेंट है। ठीक है जी। और ओके सर। किसी ने कोई और क्वेश्चन वगैरह करना हो तो पूछ सकते हैं आप। जी बेटा। सर हमारा नेक्स्ट क्विज किस चीज का होगा? बेटा क्विज देने से पहले मैं बता दूंगा, आप आज आपको सवाल भेजता हूँ, आपने आज वो हल करने हैं। आप उसकी प्रैक्टिस करें
और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। लेकिन मैं पूरा पूरा सवाल नहीं कराऊंगा, कोई एंट्री फंसती होगी तो आपको सिर्फ वो एंट्री में करवाऊंगा। और क्लास के लिंक्स जो मैंने पहले लिए हुए हैं क्लासें कैश बुक और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे, उनके लिंक्स मैं आपको भेज दूंगा ताकि आपको अगर एडिशनल हेल्प चाहिए तो आप उन लेक्चर्स से भी एडिशनल हेल्प ले सकते हो। ठीक हो गया? सर मीर असगर की ना काइंडली लीव लगा दे, वो ना कराची गया हुआ है, उसके ना मतलब उधर हादसा हुआ है फैमिली का, इस वजह से। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। चलिए देख लीजिएगा। अच्छा जी, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, और वरना आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले हल कर रहे हैं इसको तो मुझे प्लीज क्या कीजिएगा कि व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? कोई ये सर सवाल? ठीक हो गया। हो गया बेटा, तो आप इस ओके तरह सर, लीव कर दें? जी बेटा अब आप लीव कर सकते हैं। ओके सर, खुदा हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है बेटा तो अभी कर लो, कोई चीज समझ नहीं आई तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। हमारी क्लास का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, तो अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी बेटा। सवाल करके तो व्हाट्सएप पे करना है, व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं। जी मैं आपको क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप कर दूंगा या आपको ईमेल कर दूंगा, आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो हल कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, चलें फिर। अब बेटा मेरा ख्याल है और कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, तो हम इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।